ना अवॉइड किया। मैं बाई निंगबिंग के इस कोल्ड एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा था और मन में सोचा कि ये छोटी लड़की सच में कितनी बाप लेवल एक्टिंग करती है। फिर मैंने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे वो तो बस बड़े बुजुर्गों का एक मजाक था। आज के जमाने में इन बातों को कौन मानता है। मैं तो यहाँ सिर्फ मेहनत से पढ़ने और खुद को बेटर बनाए आया हूँ। एक ठंडे तीर ने सीधा बाई निंगबिंग के दिल पर निशाना लगाया। उसका सख्त चेहरा उतर गया और उसे अंदर से थोड़ा बुरा लगा, पर वो भी हार मानने वालों में से कहा थी। उसने एटीट्यूड में आकर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी ऐसी ही सोच रहे तो सबसे बेहतर है। उसकी बात खत्म होते ही सू वॉनरो तुरंत आगे बोली, वाओ, तब तो ये सच में बहुत बढ़िया बात है। पहले बाई निंगबिंग ने भी मुझसे यही कहा था कि वो मर जाएगी, पर घर वालों का ये अरेंज किया हुआ चक्कर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाई निंगबिंग ने दबे हुए गुस्से से सू वॉनरो को घूरा और मन में गाली दी, तुझे किसने बोला था अपनी पंचायत लाने को? तेरा ये मुंह ढंग की बात क्यों नहीं बोल पाता? मैंने बाई निंगबिंग का चेहरा उतरते हुए क्लियरली देखा था। मेरी आंखों में हंसी साफ झलक रही थी। सच कहूं तो मुझे भी घर वालों के फैसले मानना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर बाई निंगबिंग ने अपनी खूबसूरत आईब्रोज सिकोड़ ली, अपना चेहरा टाइट करके डेस्क पर सिर रखकर सोने की नकल करने लगी। पर मेरी वो हैंडसम स्माइल देखने के बाद उसके दिल में पटाखे फूट रहे थे। उसका भी मन कर रहा था कि वो मजे से जमीन पर लोटपोट होने लगे। उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड सू वेनेरो ने मुझसे बाकी टॉपिक्स पर बात की। पढ़ाई की बात आने पर सू वेनेरो ने मेरी फिक्र दिखाते हुए पूछा, फंग युन, तुम्हारे पुराने स्कूल में तो ठीक ठाक मार्क्स आते ही होंगे, पर लिन हाई स्कूल के पेपर बच्चों की रूह कपा देते हैं, स्पेशली हमारी क्लास 1 के। अगर एग्जाम में तेरे मार्क्स खराब आए तो पहले ही गुस्सा मत होना, और कुछ समझ ना आए तो आराम से मुझसे पूछ लेना। थैंक यू। मैंने उसकी तरफ पानी की एक बोतल बढ़ाई, ये लो पियो। सू वेनेरो ने खुशी खुशी पानी की बोतल ले ली। तब तो मैं नखरे नहीं दिखाऊंगी। मैं अपनी होमरूम टीचर को जितना जानती हूँ उस हिसाब से तुम 20 साल में ट्रांसफर होकर आए हो, तो उन्होंने पक्का तुम्हारे मार्क्स को लेकर कोई शर्त रखी होगी। तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने स्माइल करते हुए सिर हिलाया और बोला, मैंने हवा में ज्यादा नहीं उड़ा, बस इतना बोला कि क्लास के टॉप 10 में आने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछली लाइफ में मुझे मार्क्स के लिए सच में कुत्तों वाली मेहनत करनी पड़ी थी, पर इस जन्म में ऐसी मेहनत नहीं पड़ेगी। आखिरकार पिछली लाइफ में मैं रोते रोते डबल PhD डिग्री निकाल ही चुका था। सू वेनेरो ने पानी का घूंट मारा ही था कि अचानक बाहर थूक दिया। उसकी शक्ल बहुत अजीब लग रही थी। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग भले ही डेस्क पर सिर रखकर सोने की एक्टिंग कर रही थी, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी। हमारी बातें सुनकर बाई निंगबिंग ने माथे पर बल डाले। क्लास के टॉप 10 में? बाई निंगबिंग हर एग्जाम में हमेशा फर्स्ट आती थी। उसे प्रेशर क्या होता है पता ही नहीं था, पर उसे मालूम था कि लिन हाई स्कूल का कंपटीशन कितना भयानक होता है। सुबह से आधी क्लासेस निकल गई थी। बाई निंगबिंग ने मुझे लगातार नोट्स बनाते हुए देखा, एकदम सीरियस होके। उसने अपने होठ दबाकर सोचा, इतनी मेहनत कर रहा है, अगर बाद में रैंक लास्ट आ गई तो रो पड़ेगा ना। फिर उस पे फेक तरस खाकर उसने अपने बनाए हुए पुराने नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोटबुक उठाकर मुझे थमा दी। मैंने हैरानी से हाथ में पकड़ी नोटबुक को देखा और पूछा, ये क्या है? जब बाई निंगबिंग की आंखें मेरी हंसती हुई आंखों से टकराई तो उसे लगा जैसे मैंने उसका दिमाग पढ़ लिया हो। उसने तुरंत अपने चेहरे को सख्त कर लिया और बिना किसी एक्सप्रेशन के ठंडेपन से बोली, ज्यादा दिमाग मत लगाना, मेरी मॉम ने मुझे पढ़ाई में तुम्हारा ख्याल रखने को बोला है। इनमें वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी क्लास में औकात याद दिलाए तो इनको प्रॉपरली पढ़ने में टाइम लगाओ। थैंक यू। मुझे उस डॉगी जैसी नखरे वाली लड़की के अंदर का हाल ठीक ठीक पता था, इसलिए मुझे अंदर ही अंदर बड़ा मजा आ रहा था। मैंने उसे एक हैंडसम सी किलर स्माइल दी। बाई निंगबिंग उस चमकती स्माइल को देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पर मेरा और बाई निंगबिंग के बचपन के रिश्ते वाली इस बात के जैसे पंख निकल आए थे और वो उड़ उड़कर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। बाई निंगबिंग अमीर थी, टॉपर थी और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, एकदम लॉन्डो की ड्रीम गर्ल। अचानक ये पता चलना कि उसका एक बचपन का मंगेतर आ गया है और वो भी एकदम भौकाली और हैंडसम, तो भला कोई शांत कैसे बैठ सकता था। क्लास 18 के लिन हाउतिया ने अपने झुंड के चमचों के साथ मिलकर मुझे वॉशरूम में घेर लिया। मेरा बाप लेवल का हैंडसम चेहरा देखकर लिन हाउतिया के अंदर जेलसी भी पैदा नहीं हो पाई। माँ कसम, दोनों का लेवल ही अलग है, जलन भी कैसे फील करो। उसने एकदम गुंडे वाले रूप में गुस्से से बोला, तू ही है फेंग युआन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और बाई निंगबिंग के परिवार के बीच क्या रिश्ता है, तू चुपचाप बाई निंगबिंग से दूर रहेगा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि मैं बचपन से ही इतना भयंकर हैंडसम था। मेरे माँ बाप को हमेशा डर रहता था कि कोई मुझे रास्ते में बुली ना करे, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा फाइटिंग और मार्शल आर्ट सिखाई थी। मैंने एकदम हीरो स्टाइल में ग्रेसफुली अपनी रिस्ट को रोटेट किया और पूछा, क्लासमेट पिटना है क्या? लिन हाउतिया मेरा ये चिल और बैड एस एटीट्यूड देकर हैरान रह गया।
उसने ठंडे दिमाग से नखरे में कहा, क्यों बे, तुझे लगता है तू मुझसे लड़ पाएगा? अपने इन पतले दुबले हाथ पैरों पर तरस खा और हीरो बनने की कोशिश मत कर। तू बस ये प्रॉमिस कर कि आज के बाद बाई निंगमिंग से दूर रहेगा और मैं तेरा कोई कचुम्बर नहीं निकालूंगा। उसकी बात खत्म होते ही, इससे पहले कि लिन हाउतियां कुछ समझ पाता, मैंने हवा की स्पीड से एक झटके में उसका कॉलर दबोच लिया और उसको दीवार पर पटक दिया। लिन हाउतियां का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसकी पीठ जब जोर से दीवार से टकराई तो उसे एक गजब का एसिड जैसा दर्द महसूस हुआ। उसके सारे चमचे भी फुल हैरानी में औकात भूल गए थे, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि उन्हें हवा ही नहीं लगी। वो साले तो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब डर के मारे कांपूंगा, पर एक ही ब्लिंक में मैंने उनके बॉस को दीवार पर गाड़ दिया था। मैंने अपने चेहरे पर वही हैंडसम सी स्माइल मेंटेन रखी और धीरे से लिन हाउतियां के कान के पास जाकर हल्की आवाज में बोला, तेरी इस चिंदी नूब जैसी औकात के साथ तू मुझसे लड़ना चाहता है? छोटे बच्चे, जाके ठीक से पढ़ाई कर और इंसान बन, वरना मैं तुझे इतना गंदा धोऊंगा कि तेरी माँ भी तेरी लाश पहचानने से इनकार कर देगी। लिन हाउतिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे एक सिंगल हाथ से हवा में उठा दूंगा। साइड में खड़े उसके लौंडे अब तक होश में ही नहीं आए थे, पूरी तरह ब्लैंक थे। भाई लग गए, लगता है किसी भौकाली बंदे से पंगा ले लिया। लिन हाउतिया का चेहरा हरा पड़ गया था। अबे मुझे नीचे उतार, पर वो गुंडा लड़का अपनी बेइज्जती कहाँ होने देता। उसने अपनी फटी हुई हालत एक्सेप्ट नहीं की और अपनी आंखों में एक गुस्सा दिखाने की एक्टिंग की। ठीक है, मैंने उसके गालों को हल्के से थपथपाया और मेरे चेहरे पर एक यमराज वाली हंसी थी। आज यहाँ जो औकात का नाच हुआ उसकी भनक बाहर किसी को नहीं लगनी चाहिए, वरना मैंने आगे की बात खत्म नहीं की, पर समझने वाले सब समझ चुके थे। लिन हाउतिया का सारा भौकाल खत्म हो चुका था और वो चुपचाप पतली गली से निकलना चाहता था, और मेरा भी उसे और कूटने का कोई मूड नहीं था। पर किस्मत भी सच में बड़ी कुतिया चीज है। बाहर से अचानक सू वानरू की जोर की चीख सुनाई दी, अरे बहन, बाई निंगबिंग, वो लड़कों का वॉशरूम है। गजब पनौती लग गई। अभी तो बाई निंगबिंग का मेरे प्यार में पागल होकर दीवार से टकराना शुरू ही हुआ था, उससे पहले मैं उसे अपना ये फाइटर वाला रूथलेस रूप कैसे दिखा सकता था। मैंने एकदम से टर्न लिया, लिन हाउतिया का हाथ पकड़ा और उसे अपना कॉलर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं खुद अपने पैरों के बल लटक गया और सिर पीछे की तरफ डाल लिया। बाई निंगबिंग जैसे ही अंदर आई, उसने ठीक यही नाटक वाला सीन देखा। उसके अंदर अचानक से गजब का गुस्सा फूट पड़ा। लिन हाउतिया, कमीने, अभी की अभी छोड़ उसे। वाह, हीरो ने ब्यूटी को नहीं, ब्यूटी ने हीरो को बचाया। मैं अंदर ही अंदर खुशी से रो पड़ा था। मतलब मेरी नखरे वाली सच में पहले दिन से ही मेरी फिक्र करती थी। लिन हाउतिया बुरी तरह डर गया था और उसने झटके से अपना हाथ छोड़ दिया। सपोर्ट ना होने की वजह से मैं दीवार से नीचे फिसल गया, जैसे मैं पूरी तरह लाचार होकर गिरने वाला हूँ। बाई निंगबिंग तुरंत भाकर आई और उसने मुझे थाम लिया। तुम ठीक तो हो? उसकी आवाज में एक नेचुरल सी घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने अपना सिर हिलाया, थोड़ा उदास पर जिद्दी एक्सप्रेशन बनाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। ये पूरा ओवर एक्टिंग वाला ड्रामेबाज सीन देखकर लिन हाउतिया और उसके सारे चमचों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके अंदर बस वही ठेठ गालियां निकल रही थी। भाई, ये लौंडा इतना गंदा ड्रामेबाज कैसे हो सकता है? बाई निंगबिंग इतनी भयंकर गुस्से में थी, उसने पलटकर लिन हाउतिया को ऐसी ठंडी नजरों से देखा कि कोई वही मर जाए। लिन हाउतिया, ये तेरा कौन सी बार का नाटक है? जो भी लड़का उसके आसपास मंडराता था, लिन हाउतिया किसी न किसी को भेजकर उसे कूट देता था। उसे उन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई बेकार में पिटे। भाई कसम से, मैं मासूम हूँ, पूरी गलतफहमी है। लिन हाउतिया चिल्लाना चाहता था कि उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, पर मैंने बाई निंगबिंग के पीछे से उसकी तरफ ठीक एक मौत वाली कातिल हंसी दे दी। वो स्माइल इतनी डेंजरस थी कि लिन हाउतिया को लगा जैसे मैं उसका वही कत्लेआम कर दूंगा। उसकी इतनी फट गई कि उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पाई। बाई निंगबिंग ने कोल्ड चेहरे के साथ गुस्से में लिन हाउतिया से कहा, तेरा हिसाब मैं बाद में लूंगी। लिन हाउतिया सफाई देना चाहता था, पर उसके पाँव पहले से इतने थे, और वैसे भी उसका ओरिजिनल प्लान तो मुझे सच में पीटने का ही था। तो अब भला वो क्या ही एक्सप्लेन करता? क्या वो ये बोलता कि उसे पता नहीं था कि वो मुझसे औकात भरा मार खा जाएगा? ये तो उसकी और गंदी बेइज्जती होती। चलो, मैं तुम्हें क्लास वापस ले चलती हूँ। बाई निंगबिंग का चेहरा अभी भी ठंडा था। शायद अपना केयर करना छुपाने के चक्कर में उसने मुझे देकर बोल दिया, ज्यादा खुश मत होना, मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। अगर मैं उसकी नखरे वाली रगों से वाकिफ ना होता तो पक्का इसकी झूठी एक्टिंग में फंस गया होता। मैंने मासूमियत से सिर हिलाया और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का कोई गलत मतलब नहीं निकालूंगा। बाई निंगबिंग अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। उसे लग रहा था कि मेरे इस तरह स्माइल करने पर वो और ज्यादा नर्वस हो रही है। ये उसके पागल कुत्ते की तरह धड़कते हुए दिल और चेहरे के अचानक गर्म होने से साफ पता चल रहा था। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने पीछे मुड़कर लिन हाउतियांग को हाथ हिलाते हुए बोला, बाय बाय। मुझे उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। किसने कहा था इस साले को कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस दूसरों को औकात दिखाने के ख्वाब देखे? लिन हाउतियांग
मेरी दूर जाते हुई पीठ को देकर हैरानी से अपने चमचों की तरफ मुड़ा और बोला, क्या अभी अभी उसने मेरी बेइज्जती की है? सारे चमचों ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ भाई बिल्कुल। मैं, बाई निंगबिंग और सू वॉनरो एक साथ क्लास में वापस आए। रास्ते में सू वॉनरो ने टेंशन में आकर मुझसे पूछा कि कहीं उसने मेरे साथ कोई लफड़ा तो नहीं किया। मैंने एकदम चिल होकर जवाब दिया, जिससे उन्हें कोई टेंशन ना हो, और बातों ही बातों में लिन हाओतियान के कचरे वाले कामों का भी जिक्र कर दिया। लिन हाओतियान को सच में औकात दिखानी जरूरी थी, पर मेरा अभी डायरेक्ट हाथ साफ करना ठीक नहीं लग रहा था। क्लास में वापस आकर बाई निंगबिंग ने अपना चेहरा सख्त कर लिया था। अपने फीलिंग्स के इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होने पर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मुझ जैसी बड़े बाप की बेटी ने जो एक बार बोल दिया वो कभी अपने अल्फाज वापस नहीं लेती। बात सबके सामने आ चुकी है। अब इस लड़के के साथ और ज्यादा क्लोज नहीं हो सकती, वरना बाद में मेरे ग्रुप वाले मेरा मजाक उड़ा उड़ाकर मुझे मार ही डालेंगे। हैंडसम लड़कों की कोई कमी थोड़ी है, मुझे बस इस एक बचपन के मंगेतर की जरूरत नहीं है। उसने अपने दिमाग को पूरी तरह सेट कर लिया था। तभी उसे फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपना ठंडा चेहरा घुमाया और मैंने अपने इस भौकाली हैंडसम चेहरे के साथ बड़ी प्यार भरी आवाज में पूछा, मेरे पास गाड़ी नहीं है बाई निंगबिंग, क्या थोड़ी देर बाद हम एक साथ घर चल सकते हैं? इतनी मीठी आवाज में ये बोलकर मेरा खुद का दिल थोड़ा कांप गया। इस नखरे वाली पर लाइन मारने के लिए मैं सच में किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। बाई निंगबिंग बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे घूरती रही। उसकी काली आंखों में सिर्फ एक ठंडक दिख रही थी। उसके इस रूप को देखकर मुझे अपनी पिछली लाइफ के उन बेकार 7 साल पर तरस आ रहा था, जब मैं पागलों की तरह इसके पीछे भागता रहा। ये नखरे वाली इतनी बाप लेवल एक्टिंग करती थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैं पिछली बार समझ नहीं पाया कि इसने मुझे पहली नजर में ही दिल दे दिया था। भला कौन सी लड़की अपने पहली नजर के प्यार के सामने ऐसी सड़ी हुई शक्ल बनाती है? बाई निंगबिंग ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मन में एक सांस छोड़ी। लगता है अब अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा। मैंने शीशे के सामने पूरा एक दिन प्रैक्टिस की हुई उस किलर लुक के साथ स्माइल करके कहा, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है या तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी अभी अपने दिमाग को शांत करने वाली बाई निंगबिंग मेरे इस कातिलाना रूप को देखकर दोबारा पागलों की तरह दिल धड़काने लगी। यहाँ तक कि वो अंदर ही अंदर थोड़ी घबरा भी गई। वो, ठीक है, हम एक साथ चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैंने तुरंत उसे एक चमकती हुई स्माइल दी। फिर मैंने अपनी मैथ की बुक निकाली और सीरियसली रिवाइज करने लगा। भले ही ये सब मैंने पिछली लाइफ में पढ़ा था, पर इतना टाइम बीतने के बाद मैं लगभग सब भूल चुका था। बाई निंगबिंग मेरी इस हैंडसम सी स्माइल को देखकर पूरी तरह फिदा हो गई थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसे लग रहा था जैसे मैंने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। आगे बैठी हुई सू वेंड्रो ने चुपके से हमारी पूरी बात सुन ली थी। उसने अपना फोन निकाला और एक अमीनी सी हंसी के साथ अपने अमीर लड़कियों का ग्रुप नाम के चैट में सब कुछ फैला दिया। उसने वहां ये बॉम्ब भी फोड़ दिया कि बाई निंगबिंग मुझे घर ड्रॉप करने वाली है। ग्रुप में बाकी लड़कियां इस बात पर शर्त लगाने लगीं कि बाई निंगबिंग आखिर कब अपनी औकात पर आएगी और अपने कहे हुए अल्फाज पीछे लेगी। क्लास के टाइम बाई निंगबिंग के फोन का वॉल्यूम ऑन था और उसमें लगातार नोटिफिकेशंस की डिंग 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 आवाज आ रही थी। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने आखिरकार चैट ओपन करके देख ही लिया। मैसेजेस पढ़ते ही बाई निंगबिंग का खून खौल उठा और उसका मन किया कि किसी का मुंह तोड़ दे। उसने अपना चेहरा सख्त किया और उसकी उंगलियां तेज स्पीड में स्क्रीन पर टाइप करने लगी। मैंने आज तक अपनी बोली हुई कोई बात कब वापस ली है? तुम सब सू वेंड्रो की फालतू बातों पर ध्यान मत दो। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, समझ आया? मैं बस उसका ख्याल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि उसके दादाजी और मेरे दादाजी अच्छे दोस्त हैं। ग्रुप की बाकी तीनों लड़कियों ने एक साथ बस एक ही वर्ड रिप्लाई किया, ओह। उन तीनों का एक साथ वो ओ देकर बाई निंगबिंग गुस्से से लाल हो गई। वो अपनी थोड़ी इज्जत बचाने के लिए और कुछ टाइप करने ही वाली थी कि अगले ही सेकंड सू वेंड्रो ने मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लिया। जैसे ही बाई निंगबिंग की नजर स्क्रीन पर गई, उसने देखा कि मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घबराहट ने उसके हाथ कांपे और उसने गलती से अपना टाइप किया हुआ मैसेज सेंड कर दिया। तुम लोगों का ये नाटक खत्म होगा कि नहीं? क्या मेरे पीछे लड़कों की कमी है जो मैं अपने घर वालों की पसंद को एक्सेप्ट करूंगी? मेरी बात लिखकर रख लो, इस जन्म में तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं गलती से भी उसके प्यार में पड़ गई तो नंगे होके पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाऊंगी। मेरे ग्रुप ज्वाइन करने से पहले के मैसेजेस मुझे नहीं दिख रहे थे, इसलिए उस ब्लैंक चैट पर सिर्फ बाई निंगबिंग का भेजा हुआ वो लंबा चौड़ा भौकाली मैसेज चमक रहा था। और ऊपर से उसकी वो तीनों कमीनी दोस्तों ने जानबूझकर कोई और मैसेज नहीं किया ताकि उसका वो मैसेज सबसे ऊपर ही रहे। ग्रुप में एकदम शांति थी। एक सिंगल इमोजी तक नहीं भेजा किसी ने। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सिर्फ और सिर्फ
बाई निंगबिंग ही है। बाई निंगबिंग का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसने डर के मारे 2-3 बार थूक निकला। अपनी साइड आई से उसने देखा कि उसके बगल में बैठे हुए मैंने अपना फोन निकाल लिया था। उसे अंदर ही अंदर भयंकर डर लग रहा था। उसे अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती हुई फील हो रही थी और थोड़ी घबराहट भी शुरू हो गई थी, पर वो किसी को अपना डर कहाँ दिखाने वाली थी। उसने अपनी कमर सीधी की और ऐसा मुंह बना लिया जैसे उसे इन सब से लग फर्क नहीं पड़ता। मैंने फोन हाथ में पकड़कर उसके भेजे हुए एक एक वर्ड को पूरे मजे लेकर पढ़ा। नखरे वाली, तुझे लड़कों की कमी नहीं है ना? बड़े मजे से मैसेजेस ठोक रही है। बेटा रुक जा, एक बार जब तू मेरे प्यार में पागल होकर अपना सिर दीवार पे पटकेगी ना, तब तुझे दीवार से लगा लगा कर रगड़ूंगा। बाई निंगबिंग चुपके से मुझे देख रही थी और उसने नोटिस किया कि मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, बल्कि बड़े मजे से हंस रहा हूँ। मैंने ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया, हेलो सभी को, बाई निंगबिंग तुम टेंशन मत लो, मैं कैपिटल सिटी सच में बस अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ। वो सब बस हमारे बड़े बुजुर्गों का मजाक था, तुम्हें इसे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बाई निंगबिंग को अपने ग्रुप में खुलकर बकवास करने की आदत थी। वहां वो कभी कुछ सोच समझकर नहीं बोलती थी। किसको पता था कि वो पागल सू वैनरो मुझे ही ग्रुप में उठा लाएगी। पर अब जब उसने अपनी सारी दोस्तों के सामने इतना बड़ा भौकाल मार दिया था तो वो नरम कैसे पड़ सकती थी। उसने अपने उसी एटीट्यूड में मुझे रिप्लाई दिया, समझ गया तो अच्छी बात है। मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देकर एक स्माइल दी और जो चैट ग्रुप में चल रही थी उसे वैसे ही छोड़ दिया। मेरे इस हैंडसम चेहरे का एक एक निशाना सीधा बाई निंगबिंग के दिल पर छुरियां चला रहा था। मेरी इस कातिल स्माइल को देखकर बाई निंगबिंग एक पल के लिए पूरी तरह खो गई। जब वो होश में आई तो अगली क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। मैं पूरे ध्यान से क्लास अटेंड कर रहा था और अच्छे से नोट्स बना रहा था। मैं एकदम किसी टॉप लेवल पढ़ाकू बच्चे जैसा लग रहा था। बाई निंगबिंग ने अपने सख्त चेहरे के साथ मन में सोचा, दुनिया में एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़के भरे पड़े हैं, ऐसा थोड़ी है कि मुझे अपने टाइप का कोई और नहीं मिल सकता। अभी उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें ठोक दी हैं तो इस पहले दिन के छिछोरे प्यार को ठीक करना ही पड़ेगा। मैं वैसी सस्ती लड़की थोड़ी हूँ जो किसी के पीछे रो रो कर पागल हो जाए। अगर दिल धड़का है तो उस पर कंट्रोल करना भी मुझे आता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब से हम बस आम दोस्तों की तरह रहेंगे। ये ड्रामेबाजी तब तक चली जब तक कि छुट्टी की बेल नहीं बज गई। होमरूम टीचर हान मिन मेरा पढ़ाई वाला डेडिकेशन देकर अंदर से थोड़ी रिलैक्स हो चुकी थी। मैंने अपना बैग पैक किया और घर जाने के लिए निकलने लगा। बाई निंगबिंग ने आज मेरे साथ घर जाने का प्रॉमिस किया था। मेरे होठों पर एक हल्की सी ईविल स्माइल आ गई। चलो घर चलते हैं। मेरी वो हैंडसम स्माइल फिर से सीधा बाई निंगबिंग के दिल में उतर गई। उसने अपने मन में गाली दी, कमीने तू इतना कातिलाना हंस क्यों रहा है? उसने बुरी तरह घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और एक झूठी इरिटेशन दिखाते हुए बोली, अपने हाथ पर जल्दी चला, मैं तेरे लिए यहाँ पूरी लाइफ वेट नहीं कर सकती। उसके पूरे लाल हो चुके कानों को देखकर मैंने एक सेटिस्फाइंग स्माइल दी। पागल लड़की, जिसमें सच में सब्र नहीं होता वो अब तक कब का निकल चुका होता। थोड़ी ही देर में हम बाई फैमिली के घर पहुंच गए। बाई निंगबिंग के मॉम डैड दोनों आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे, इसलिए घर पर सिर्फ मैं और बाई निंगबिंग थे। हाँ, और घर के सर्वेंट्स भी थे। और पढ़ाई को छोड़कर मेरी सबसे बाप लेवल की स्किल थी खाना बनाना। मैं बाई निंगबिंग की हर पसंद और नापसंद ठीक से जानता था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज इसकी पूरी वाट लगाऊंगा। उस वक्त बाई निंगबिंग ऊपर अपने कमरे में सू वानरो के साथ गेम खेल रही थी। अचानक उसे खाने की एक मस्त सी महक ने अपनी तरफ खींच लिया। उसने हवा में नाक सिकोड़ी और सोची, ये इतनी मस्त खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या आज आंट लियू ने खाना जल्दी बना लिया? सही टाइम पर सामने वाली टीम ने सरेंडर कर दिया था। बाई निंगबिंग ने अपना फोन टेबल पर पटका और नीचे जाके देखने का मन बनाया। वैसे भी खाने का टाइम हो ही गया था। कमरे का दरवाजा खोलते ही वो महक अब पूरी तरह से एकदम कड़क खुशबू में बदल गई थी। बाई निंगबिंग से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। भाई, क्या लाजवाब महक है। डाइनिंग टेबल पर रात का खाना ऑलरेडी लग चुका था। आंट लियू ने बाई निंगबिंग को नीचे आते देखा तो हंसते हुए बोली, मिस आप आ गई, मैं बस आपको ही खाने के लिए बुलाने वाली थी। बाई निंगबिंग चलते हुए टेबल के पास आई। ये सब वही रोज के नॉर्मल डिशेस थे जो वो पहले भी खाती थी। इसमें कुछ खास नहीं था, पर असली खुशबू तो अभी भी किचन के अंदर से बाहर आ रही थी। बाई निंगबिंग ने हैरानी से पूछा, किचन में कौन कुक कर रहा है? वो मास्टर फेंग है। उन्होंने कहा कि वो कैपिटल सिटी पहली बार आए हैं और उन्हें यहाँ का खाना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो खुद के लिए कुछ बना रहे हैं। मेरे हाथ का खाना इतना ज्यादा टेस्टी महक रहा था कि खुद मेरे भी मुंह में पानी आ रहा था। जब वो दोनों बात कर रही थी तब तक मैं अपना खाना लेकर बाहर आ गया। उसके ठीक सामने बैठकर मैंने बड़े मजे से अपना ताजा बना हुआ डिश खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बाई निंगबिंग ने चुपचाप अपना सिर उठाया। उसने देखा कि मेरे हाथ का बना हुआ वो मस्त खाना सिर्फ मेरी प्लेट में था और मैं पूरे मजे से उसे पेल रहा था। मैंने नोटिस किया कि बाई निंगबिंग मुझे लगातार घूर रही है। मेरी हंसी बस छूटने ही वाली थी, पर मैंने ठीक से कंट्रोल कर लिया। बाई निंगबिंग से आखिरकार रुका नहीं गया और वो बोल पड़ी, तुमने ये खाना सिर्फ अपने लिए बनाया है? मैंने सिर उठाया और पूरी मासूमियत से बोला, आंट लियू ने मुझे बताया था कि तुम्हें स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया। ये सच था कि बाई निंगबिंग को घर पर तीखा खाना पसंद नहीं था, पर बाप लेवल का स्वादिष्ट खाना
इस रूल में नहीं आता था। मेरी प्लेट में जो डिश रखी थी वो देखने में ही किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की लग रही थी। उसका रंग और गाढ़ी ग्रेवी देखकर ही भूख पड़ जाए, और जिसकी खुशबू इतनी भयंकर लाजवाब हो वो खाने में कहाँ से ठीक ठाक हो सकता है। पर मिस बाई अपनी इज्जत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करती है। मेरी बात सुनने के बाद जब उसे रियलिटी हिट हुई कि मैंने सच में सिर्फ एक पोर्शन बनाया है, तो उसने अपना मुंह सख्त करके कहा, हाँ, मुझे स्पाइसी बिल्कुल नहीं पसंद। उसकी इस झूठी एक्टिंग को देखकर मैं अंदर ही अंदर ठीक मजे ले रहा था, पर असली धमाका तो अभी होना बाकी था। अब उसके मुंह पर जो तमाचा पड़ने वाला था और उसकी फटी हुई शक्ल देखने के लिए मैं सच में और ज्यादा वेट नहीं कर पा रहा था।